हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इंशा निगार, पीजीटी फिज़िक्स। हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 के दो पार्ट्स यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हमने पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ा था और पदार्थ की इन विभिन्न अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैस में जो अंतर है उसको सारणीबद्ध किया था, यानी कि एक टेबल बनाकर हमने देखा था कि किस तरह से ठोस, द्रव और गैस के जो गुण हैं वो आपस में भिन्न भिन्न हैं। अब हम देखेंगे इस भाग में कि क्या पदार्थ की अवस्थाओं को बदला जा सकता है। क्या यह पॉसिबल है कि अगर कोई पदार्थ ठोस में है तो उसे हम द्रव में परिवर्तित कर सकें, या फिर अगर वो द्रव अवस्था में है तो उसे गैस की अवस्था में परिवर्तित कर सकें। अपने प्रेक्षण से यानी कि अभी तक जो हमने देखा है तो हमने पाया है कि जो पानी होता है वो 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में रह सकता है। वो या तो ठोस भी हो सकता है या फिर द्रव हो सकता है, यानी कि पीने का पानी हमारा जो हो गया, और गैस भी होता है। जब हम गर्म करते हैं उसे तो ऊपर जो भाप निकलती है वो तो एक तरह से आपकी गैस ही है, तो उस अवस्था में भी पानी होता है। यानी कि एक सीधा साधा एग्जाम्पल हमारे सामने पानी का है जो अलग अलग अवस्थाओं में है। एक ठोस है जो बर्फ़ के रूप में है, एक द्रव है जो पानी के रूप में है, और एक गैस के रूप में है यानी कि जल वाष्प के रूप में है। अब हम देखेंगे कि इसी तरह से जो दूसरे पदार्थ हैं उनकी भी अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे पहले इस शब्दावली को हम लोग समझ लेते हैं। जब हम ठोस से किसी वस्तु को द्रव में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि आपका बर्फ़ हुआ और आप उसे गर्म करके उसे द्रव यानी कि पानी में परिवर्तित कर रहे हैं, तो यह जो क्रिया या प्रक्रिया होगी वो संगलन कहलाएगी। ये बस शब्दावली है जिसे हमें याद रखना है। और द्रव से जब हम ठोस में यानी कि जैसे पानी को आपने फ्रीज़र में डाल दिया तो क्या होगा, वो बर्फ़ बनेगा। और इसके लिए हम जानते हैं कि हम कौन सा शब्द यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ़ बन गया। यानी कि अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में परिवर्तित हो रही है तो उस प्रक्रिया को हम संगलन कहेंगे, जबकि अगर कोई वस्तु द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही है तो उस प्रक्रिया को हम जमना कहेंगे। उसी तरह से अगर कोई द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है, जैसे कि आपने पानी को गर्म किया, पानी को आपने इतना गर्म किया कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया और पानी ने उबलना शुरू कर दिया। उस अवस्था में क्या होता है, पानी है जो आपका वो धीरे धीरे जल वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित होता है, और इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। अब दूसरा काम भी हम कर सकते हैं, हम गैस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, और यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। आप कहोगे ये कैसे होता है। मान लीजिए आप पानी बॉईल कर रहे हैं, पानी भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। आप ऊपर से एक पैन लगा दो, आप देखोगे पैन मतलब कोई भी बर्तन, और ध्यान देना कि आपका हाथ ना जल जाए। आप देखोगे कि उस बर्तन में पानी की बूंदें आ जाएंगी। वहाँ पे हमने क्या किया, जो भाप बनकर पानी जा रहा था उसे हमने ठंडा करके पानी में बदल दिया, और यह क्रिया हमारी कहलाती है संघनन। द्रव से जब गैस में बदला तो वाष्पीकरण कहलाया, और जब गैस से द्रव में बदला तो संघनन कहलाया। और ये तीसरा नंबर ठोस से गैस में, मुझे पता है कि ये आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा कि कैसे हम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे आसपास। जैसे कपूर होता है, आपको उसकी स्मेल मिलती है। आपने देखा होगा कि वो बिना कोई पदार्थ छोड़े हुए, बिना कुछ निशान छोड़े हुए गायब हो जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ठोस जो है वो गैस में भी डायरेक्टली मतलब कि बिना द्रव में आए हुए भी परिवर्तित हो सकता है।
और इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से अगर कोई वस्तु सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, और अगर गैस से हम ठोस में परिवर्तित कर रहे हैं वह निक्षेपण कहलाती है। मुझे पता है कि ये ठोस से गैस में परिवर्तित होना और गैस से ठोस में परिवर्तित होना ये आपके लिए थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि आपने शायद आपने आसपास इस चीज़ को नहीं देखा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है कि बिना कोई वस्तु द्रव में गए हुए सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि अवस्था में परिवर्तन संभव है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने पानी का है। लेकिन ये अवस्था में परिवर्तन होता कैसे है? तो याद रखिएगा, ये दो कारणों से हो सकता है। या तो हम तापमान में परिवर्तन करें या फिर दाब में परिवर्तन करें। तापमान यानी कि टेम्परेचर, और दाब जिसे इंग्लिश में हम प्रेशर कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर हम उसकी अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। आपने ठोस CO2 के बारे में सुना होगा, या नहीं सुना होगा तो आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं। ठोस CO2 जिसे हम बर्फ़ भी कहते हैं, ड्राई आइस यानी कि सूखा बर्फ़। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जानते हैं कि वो गैस है, लेकिन उसे एक स्पेशल कंडीशन में उसके तापमान, उसके दाब में परिवर्तन करके उसे हम ठोस या अवस्था में ला सकते हैं। अब जब तापमान में परिवर्तन होता है, पहले ये हम चीज़ देख लेते हैं, बाद में हम दाब पर आएंगे। तो जब तापमान में परिवर्तन होता है तो किस तरह से कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाती है, यह प्रक्रिया हम देखेंगे। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं, और यह पदार्थ ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन कणों के बीच में कितनी दूरी है। अगर ये दूरी बहुत कम होगी, तो ये वस्तु ठोस होगी। अगर ये दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी तो ये वस्तु द्रव होगी, जबकि अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा होगी तो ये गैस के रूप में आपको मिलेगी। अब होता क्या है कि जब हम ठोस का तापमान बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास बर्फ़ है और आपने उसका तापमान बढ़ाना शुरू किया, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो भी पदार्थ के कण होते हैं वो गतिशील रहते हैं, यानी कि वो गति करते रहते हैं। तो जब आप तापमान बढ़ाने लगते हो तो उनकी गतिज ऊर्जा, हम जानते हैं कि गति के कारण ही हमारे पास गतिज ऊर्जा होती है, तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण जो कण है वो अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, और इस ऊर्जा के कारण कणों के बीच की जो आकर्षण बल है वो कम होने लगता है, और कण जो कम तेज़ी से कंपन कर रहे थे वो और अधिक तेज़ी से कंपन करने लगते हैं, और उनके बीच में रिक्त स्थान जो है वो बढ़ जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब अगर आप इस परीक्षण को, यानी कि इस प्रयोग को कर रहे हैं, सपोज़ आपने बर्फ़ को एक बर्तन में लिया और धीरे से आपने गैस ऑन करके उसको हीट करना शुरू किया, और अगर आपके पास टेम्परेचर है, अगर आपके पास थर्मामीटर है और आप उस थर्मामीटर से उसका तापमान नाप रहे हो, तो आप देखोगे कि टेम्परेचर जो है उसका 0 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ़ का पहुंचता है, और उसके बाद जब तक पूरी बर्फ़ पानी में ना बदल जाए, इस सेंटेंस को, इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जब तक सारी बर्फ़ पानी में न बदल जाए तब तक उस बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ
कि आप ऊर्जा दे रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, आप उसको फ्लेम दे रहे हो, लेकिन वो आपको टेम्परेचर में कोई वृद्धि नहीं दिखा रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर आपका जो ठोस है वो पानी में या द्रव में बदलना शुरू करता है, उसे हम गलनांक कहते हैं। जैसे पानी के बारे में आप जानते हैं कि जब ये बर्फ़ के रूप में रहता है और आप इसे बर्फ़ से द्रव यानी कि पानी में बदलते हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू कर देती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का या बर्फ़ का गलनांक होगा। उसी तरह से जिस तरह से हमने ठोस से द्रव में परिवर्तन को एक्सप्लेन किया था, उसी तरह से हम द्रव से गैस के परिवर्तन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और इस तरह से क्या होता है कि इनकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि काफ़ी तेज़ी से कंपन करने लगते हैं और ये द्रव से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इससे पहले हमने ठोस के केस में देखा था कि एक निश्चित तापमान पर जो बर्फ़ होती है वो पानी में बदलना शुरू होती है, या कोई भी ठोस वस्तु जो होती है वो द्रव में परिवर्तित होना शुरू होती है। उसी तरह से द्रव के केस में भी होता है। एक ऐसा तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि पानी कितने टेम्परेचर पर बॉईल करना शुरू करता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करना शुरू करता है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का क्वथनांक है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का गलनांक है, या हम कह सकते हैं बर्फ़ का गलनांक है, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का क्वथनांक है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे इस बात की चर्चा की थी कि हम टेम्परेचर जब हम हीट देते हैं बर्फ़ को या पानी को, तो हम देखेंगे कि एक निश्चित तापमान पर पहुँचने के बाद उनका तापमान नहीं बढ़ता है जब तक कि पूरी बर्फ़ पानी में ना बदल जाए, और फिर जब तक कि पूरा पानी भाप में ना बदल जाए। तो आखिर जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? तो वो ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में काम आती है। और चूंकि ये ऊष्मा हमें थर्मामीटर में नहीं दिखती, हमें तापमान में वृद्धि करते हुए नहीं दिखती, इसलिए इस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त अथवा गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसकी अवस्था परिवर्तन के दौरान उसके द्वारा अवशोषित की जाती है। यानी कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन यानी कि कोई वस्तु ठोस से द्रव में जा रही है, या द्रव से गैस में जा रही है, या फिर सीधे ठोस से गैस में जा रही है, या फिर इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, गैस से ठोस में गई, द्रव से ठोस में आई, द्रव से गैस से द्रव में गई। तो इन सारी चीज़ों में जो ऊष्मा होती है, जो ऊष्मा ली जाती है, वह गुप्त ऊष्मा कहलाती है, क्योंकि इस समय आपको थर्मामीटर में कोई भी वृद्धि दिखाई नहीं देगी, या कोई भी अंतर, वृद्धि या कमी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस गुप्त ऊष्मा के 2 प्रकार हैं। एक संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन शब्द याद है आपको, जब हम ठोस से द्रव की बात कर रहे थे। और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। संगलन में क्या होता है, कोई भी वस्तु जो है वो ठोस से द्रव अवस्था में जाती है। तो जब किसी वस्तु को आप ठोस से द्रव अवस्था में ले जाएंगे तो आपको तापमान बढ़ाना पड़ता है, लेकिन तापमान में यह वृद्धि आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि तापमान में वृद्धि होगी ही नहीं। हम ऊष्मा देंगे, हम ऊर्जा देंगे, और उसके कारण क्या होगा कि वह ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
उसी तरह से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी हम परिभाषित कर सकते हैं। वाष्पीकरण याद कीजिए, वाष्पीकरण क्या था? जब हम द्रव से गैस में परिवर्तित, जब भी किसी पदार्थ को द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब एक चीज़ अब तक हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब हम ठोस से द्रव अवस्था में जाते हैं तो ऊष्मा दी जाती है, जब हम द्रव से गैसीय अवस्था में जाते हैं तो भी ऊष्मा दी जाती है, और जब गैसीय अवस्था से वापस द्रव अवस्था में आते हैं तो शीतलता दी जाती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा ली जाती है। ठीक उसी तरह से जब हम द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आते हैं तो भी शीतलता प्रदान की जाती है। अभी हमने तापमान के बारे में पढ़ा। तापमान को हम सभी डिग्री सेल्सियस में नापते आए हैं कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको दूरी बतानी होती है तो आप किस में बताते हो। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपका घर आपके स्कूल से कितना दूर है, या आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है, निसंदेह आपका जवाब किलोमीटर में होगा। अगर आप स्कूल के बगल में रहते हो तो आपका जवाब मीटर में होगा। तो इसी तरह से हम और बाकी चीज़ें भी नापते हैं। जब आपसे समय पूछा जाता है तो आप मिनट बोलते हो या घंटा बोलते हो या सेकंड में कभी कभी। जैसे आप कहते हो कि अगर आपके मम्मी पापा ने आपको कोई काम कहा तो आप कहते हो कि 1 सेकंड में कर रहा हूँ। ये बात और है कि आप फिर करते नहीं हो वो काम 1 सेकंड में, लेकिन फिर भी हम मिनट, सेकंड और घंटे इन सब का यूज़ करते हैं। जब आप दुकान में कोई सामान लेने जाते हो तो आप चीज़ों के हिसाब से कभी ग्राम में चीज़ें लेते हो कि हाँ भैया 250 ग्राम दे दो, या फिर अगर ज़्यादा चीज़ें लेनी है तो आप केजी का यूज़ करते हो, 2 केजी भैया दे दो। उसी तरह से तापमान को भी, टेम्परेचर को भी 2 मात्रकों में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन। और यहाँ पे जैसे आपने सुना होगा मीटर और सेंटीमीटर में एक संबंध होता है, ग्राम और किलोग्राम में एक संबंध होता है, सेकंड और मिनट में एक संबंध होता है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी तरह से आप सभी जानते हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ऐसा ही कुछ रिलेशन या ऐसा ही कोई संबंध डिग्री सेल्सियस और केल्विन में है। डिग्री सेल्सियस से तो हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं, हम सभी इसका हर बात पे यूज़ करते हैं। खासकर गर्मियों में हमें इसकी चिंता ये रहती है और हम बार बार पे कहते हैं कि हाँ 44 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस था। तो डिग्री सेल्सियस से हम सभी परिचित हैं। अब अगर हमें केल्विन यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक सीधा सा संबंध याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। जैसे आपने पढ़ा है 1 घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। और इसको हम और सिंपल करने के लिए 0.15 हटाकर सिर्फ 273 केल्विन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले से संबंधित, फॉर्मूला तो मैं नहीं कहूँगी इसे, इस रिलेशनशिप से संबंधित आपका एक अगला क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में था। ये चीज़, ये रिलेशनशिप हमेशा याद रखिएगा। तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं। तापमान की माप
केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं, जबकि सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ते हैं। जैसे पहला है आपका 300 केल्विन, तो यहाँ पे क्या है, केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान से 273 घटाते हैं, यानी कि 300 माइनस 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए बताइए, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका 573, जो आप खुद करेंगे और इसे आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अभी तक जो चर्चा हमने की थी वो तापमान के बारे में चर्चा की थी कि किस तरह से तापमान में परिवर्तन होने के कारण ठोस वस्तु द्रव में परिवर्तित हो सकती है, द्रव गैस में, गैस द्रव में, ठोस से गैस वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ते हैं कि दाब में परिवर्तन करके किस तरह से पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो कणों को एक दूसरे के हम समीप भी ले जा सकते हैं, दाब को बढ़ाकर, और एक दूसरे से दूर भी ले जाया जा सकता है दाब को घटाकर, और इस प्रकार दाब परिवर्तन द्वारा किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर है और इसमें कुछ कण हैं। जब हम पिस्टन से इसे दबाएंगे तो ये कण एक दूसरे के समीप आएंगे, जब और भी ज़्यादा हम दबाएंगे तो ये पिस्टन कणों को एक दूसरे के और अधिक समीप ले आएगा, और एक निश्चित तापमान पर कोई भी, जो यहाँ पे कण दूर दूर थे तो जाहिर सी बात है ये गैसीय अवस्था में होगी, थोड़ा हम उसको समीप लाए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, और जब पूरी तरह से हमने कणों को समीप ला दिया तो वो जो भी पदार्थ है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो उबालना शुरू करता है, और यहाँ पे 250 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है कि जो जल होगा वो भाप के रूप में, यानी कि जल वाष्प के रूप में होगा। 100 डिग्री सेल्सियस, ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है, मैं ये कहूँगी, या फिर ये भी हो सकता है, कह सकते हैं हम कि एक विरोधाभासी सवाल है आपके स्तर के लिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर हम जानते हैं कि पानी भाप में बदलना शुरू होता है, पानी भाप में बदलना शुरू होता है, लेकिन पूरी तरह से भाप में परिवर्तित नहीं होता। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका ये जल के रूप में भी हो सकता है और भाप के रूप में भी हो सकता है। तीसरा प्रश्न, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। और चौथा, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब आप मुझे पहला वाला, पिछला वाला प्रश्न और इन तीनों प्रश्न के उत्तर आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करेंगे, और वही ये बताएगा, ये प्रमाणित करेगा कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं, पढ़ाई को लेकर आप कितना ध्यान दे रहे हैं। ये हम इसी तरीके से डिसाइड करेंगे। ओके, सी यू सून।